हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में इसकी दो एप्लीकेशन है हमारी बुक में, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ में ही हमेशा की तरीके से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम, नीट और आईआईटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर है क्या चीज भाई। जनरली बच्चे इस टॉपिक से थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये टॉपिक आज डिस्कस कर लेंगे मेरे साथ में, आपको लगेगा कि ये कितना सिंपल है। हम इसे इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इसकी ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। देखिए क्या है, पोटेंशियोमीटर में जनरली एक 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। जनरली बोल रहा हूँ, वैसे ये कितना भी हो सकता है। कुछ बुक्स में मतलब कई बार एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमने इसका वायर की लेंथ कितनी लेनी है ना। कई बार ये 1 मीटर का भी यूज़ होता है, कुछ में ये 4 मीटर का भी यूज़ होता है, 6 मीटर का भी, 5 मीटर का भी, 8 मीटर का भी, 10 मीटर का भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है ना। लेकिन मैं एक जनरल पर्पस की बात करता हूं, तो जनरल पर्पस में इसमें क्या होता है बच्चों, एक 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। तो ये एक एबी वायर मैं मान करके चल रहा हूं कि ये एबी वायर एक पोटेंशियोमीटर का वायर है। ये जैसा मैंने बनाया वैसा नहीं है। मैं आपको लास्ट में एक सर्किट दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि पोटेंशियोमीटर के अंदर ये 10 मीटर का वायर जो है वो एक ऐसा, जैसे स्नेक नहीं चलता वैसा आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये पोटेंशियोमीटर यूज क्यों किया जाता है, देखो नाम से पता चल रहा है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम ईएमएफ को कैलकुलेट करने में करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में करते हैं। इसकी अदर एप्लीकेशन भी है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई पोटेंशियोमीटर जो काम कर रहा है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कैलकुलेट कर रहा है, भाई वो तो हम वोल्ट मीटर से भी कैलकुलेट कर रहे थे। तो फिर पोटेंशियोमीटर की क्या रिक्वायरमेंट है। इसका आंसर बहुत सिंपल है भाई, कि वोल्ट मीटर से जो आप रीडिंग लेते हैं ना बच्चों, वो एरर वाली होती है। उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, एरर होती है। जबकि पोटेंशियोमीटर से जो रीडिंग हमें मिलती है दैट इज एररलेस। इसमें किसी तरीके की कोई एरर नहीं होती। इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर। जनरली इट इज नॉन एज आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या हुआ, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं होनी चाहिए अगर हम सर्किट में उसका यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा ही पोटेंशियोमीटर में होता है भैया, आइडियल वोल्टमीटर की तरफ बिहेव करता है। तो जब भी हमें कोई चीज मेजर करनी होती है तो इससे कोई करंट पास नहीं होती। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना बच्चों, वो 0 हमें मिलता है। देखिए आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, तो ये पता चला। तो पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है बच्चों, ईएमएफ को मेजर कर रहा है। और एक और एप्लीकेशन लिख देता हूं मैं, इसके थ्रू हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बोला एन इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure EMF and internal resistance of unknown source। एक ऐसा सोर्स जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अननोन सोर्स का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं बच्चों। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब काम करते हैं, इसका सर्किट डिजाइन कैसा होता है। तो इसमें 2 सर्किट होते हैं। ये प्राइमरी सर्किट में बना रहा हूँ। प्राइमरी सर्किट में पोटेंशियोमीटर का वायर है, फिर पोटेंशियोमीटर को हमने एक बैटरी सोर्स से जोड़ना है, फिर एक की लगानी है, और इसी के साथ में एक रियोस्टेट का यूज किया जाता है। किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, रियोस्टेट का यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। तो चलिए थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ये सर्किट, प्राइमरी सर्किट क्लोज्ड है, तो सीधी सी बात है इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है। हमने बोला कि इस समय इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चों, I करंट फ्लो हो रही है। फिर ये वाला जो बैटरी सोर्स हम यूज कर रहे हैं, इसे मैं ईपी प्राइमरी बैटरी बोल देता हूँ। ईपी इसका ईएमएफ हो जाएगा।
जिस अननोन सोर्स का हमें ईएमएफ मेजर करना है बच्चों, उसे हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। यहां पर हमने उसे कनेक्ट कर देना है। ये अननोन सोर्स मान लीजिए, यहां से हम इस अननोन सोर्स का ईएमएफ कैलकुलेट करने वाले हैं। ये ईएमएफ हमने ई मान लिया है जो हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें क्या करना है, इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा साइड जॉकी जे से कनेक्ट होगा। ठीक है, स्लाइडिंग की भी बोलते हैं, जॉकी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्लाइडिंग की भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जॉकी जैसे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। चलिए थोड़ी सी रामायण को समझिए भैया, हो क्या रहा है, पोटेंशियोमीटर से कैसे कैलकुलेशन होता है। तो हम इसका जब प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, एन है यहां पर। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, क्या भाई, कि जब इससे करंट पास होती है ना पोटेंशियोमीटर वायर से, तो उस करंट के कारण क्या होता है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का भी खुद का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल ये बैटरी दे रही है ईपी बैटरी, वो इस वायर के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, नहीं भैया। अगर हम मान करके चल रहे हैं कि ये 10 मीटर लॉन्ग वायर है और ये 2 वोल्ट की बैटरी इनिशियल बैटरी है, प्राइमरी सर्किट में 2 वोल्ट की बैटरी, तो ये जो 2 वोल्ट है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिवाइड का मतलब, अगर मैं इसे 10 पार्ट्स में कट कर देता हूं, ऐसे तो मैं ज़्यादा पार्ट में कट नहीं कर पा रहा हूँ, लेट्स सपोज कीजिए पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ऐसे मान लीजिए। तो पहला पार्ट के पास में कितना ईएमएफ होगा, सॉरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैसे पता चला, तो हमने बोला कि ये 2 वोल्ट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो 1 मीटर के पास में कितना होगा, तो हमने बोला 10 मीटर के पास में 2 वोल्ट है, तो सिंगल मीटर के पास में कितना होगा, 2/10, इसका मतलब 0.2 वोल्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो 0.2 वोल्ट ही मिलेगा, इन दोनों के बीच में देखो 0.2 वोल्ट मिलेगा, इन दोनों के बीच में देखो 0.2 वोल्ट मिलेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस चीज को ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि ये जो वायर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है। ये वायर बना हुआ किसका है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटीन का बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो हमने क्या बोलना है, द पोटेंशियल इज यूनिफॉर्मली distributed along the potentiometer wire। अब इससे हम अननोन ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक सिंपल सा तरीका है। समझिए क्या होता है बच्चों, लेट्स सपोज करो ये जो अननोन ईएमएफ वो 2 वोल्ट से कम ही होना चाहिए। मैं मान करके चलता हूं कि ये 1 वोल्ट का अननोन ईएमएफ है, लेट्स सपोज करते हैं। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, आप इस जॉकी जे को है ना, यहां पे एक बार के लिए ए पॉइंट पे टच करोगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। आप इस जॉकी जे को बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन टच करोगे, गैल्वेनोमीटर में दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब अभी सर्किट में करंट पास हो रही है, लेकिन सर्किट सही है क्योंकि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसा हमने मीटर ब्रिज में देखा था। अब हमें क्या करना है, इस जॉकी जे को या स्लाइडिंग की को उठाना है और इसके वेरियस पॉइंट्स के ऊपर टच करना है, और जैसे जैसे हम इसके वेरियस पॉइंट पे इन्हें टच करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब गौर कीजिए, जैसे ही नल डिफ्लेक्शन आ गया, उसका काम क्या हुआ, उसने बोला कि भैया इस पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं हुई। अगर ये पूरा पाथ देखा जाता तो इस पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं हुई। ठीक, और फिर क्यों करंट फ्लो नहीं हुई, इसका रीजन ये है कि इस ईएमएफ की वैल्यू उतनी है जितना ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, इसके ईएमएफ के बराबर है। इसके कारण ही इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रही। एक सिंपल सा लॉजिक हम उठा लेते हैं। ये ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेटेड है। इजीली किस तरीके से है वो देखिएगा। तो हमने बोला लेट, समझिएगा, लेट
द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर वायर is capital L and potential difference along wire AB is VAB, है ना। पूरे वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, VAB है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस along unit length wire विल बी, क्या होगा बच्चों, तो हमने बोला यूनिट लेंथ वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जाता है x, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये क्या होगा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 मीटर मतलब L लेंथ का वोल्टेज कितना है, VAB है, तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, VAB में L का डिवाइड लग जाएगा, तो हमने बोला VAB डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल L। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोटेंशियोमीटर में, इसको हम आगे और एलेबोरेट करेंगे बच्चों, लेकिन ध्यान में रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, VAB डिवाइडेड बाय L होता है। L क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। X मिल गया, ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल हो गया। तो A से लेकर J, या फिर मैं इस पॉइंट को C मान लेता हूं, A से लेकर C तक का वायर का लेंथ कितना मान लीजिए, L मान लीजिए। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस x है तो L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, XL होगा, और वही किसके बराबर होगा, EMF ऑफ अननोन सोर्स होगा। ठीक है, तो हमने बोला क्या भाई, EMF ऑफ अननोन सोर्स क्या होगा भैया, तो हमने बोला E, वो किसके बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC के बराबर होना चाहिए। AC कितना होगा, X इंटू क्या बच्चों, L। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे ही कैलकुलेट हो जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको EMF मिल जाएगा, हर बार EMF मिलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है क्या भाई, कैलकुलेट करने का अननोन EMF को, हर बार इसी तरीके से हम EMF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए, फिर हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन हुआ बच्चों ये। चलो अब काम करना चालू करते हैं भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बच्चों, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज VAB डिवाइडेड बाय कैपिटल L, यही है। अब इसको अगर आगे डिस्कस करें बच्चों, तो ये कुछ ऐसा देखा जाएगा, ये हमने बोला X इज इक्वल्स टू VAB डिवाइडेड बाय L। अब VAB कैसे माने, तो हमने बोला लेट the resistance of potentiometer wire let the resistance of potentiometer wire is R and current in primary circuit बिग I। ठीक है, उसे हमने कितना मान लिया,
I मान लिया। तो फिर यहां पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस और इस वायर से पास होने वाली करंट, दैट इज आई आर डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा तरीके से समझिए, ये कुछ ऐसा होगा I इंटू आर डिवाइडेड बाय एल, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये। चलिए I कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है क्या, प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट का फॉर्मूला क्या बनना पड़ेगा, तो हमने बोला कि ईएमएफ में डिवाइड लगा दो टोटल रेजिस्टेंस का, प्राइमरी सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। तो आप x कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला I को कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है, प्राइमरी सर्किट में जो भी बैटरी लगी हुई है वो बैटरी का ईएमएफ ले लो, दैट इज EB डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, एक तो AB वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस है, AB वायर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, प्लस आपने एक बैटरी यूज की है, बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, दैट इज स्मॉल r, प्लस आपने रियोस्टेट यूज किया है, रियोस्टेट का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, दैट इज RH। पता चला क्या करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हर बार यही फॉर्मूला यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा, तो कई बार आपको पता चलेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज ही नहीं करता है ना, तो आपका फॉर्मूला R प्लस RH हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है वो RH को यूज नहीं करता, मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं होता है, तो फिर RH हट जाएगा, ये सिर्फ R प्लस स्मॉल r रह जाएगा। कई बार ये भी होता है ना तो उसके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है ना ही उसके पास में RH की वैल्यू है, तो ये दोनों हट जाते हैं, EP डिवाइडेड बाय R ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस I की वैल्यू चेंज होती है, तो हमें दिमाग में क्या रखना है, I को कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरी सर्किट हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैं तो बेसिक बता रहा हूं, बेसिक कुछ ऐसा होगा, इनटू क्या बच्चों, R डिवाइडेड बाय L, ये X है भाई देवता, ये क्या है, x है, इस तरीके से x हम कैलकुलेट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, नीट और IIT में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये तो पता चल गया। चलो x का एक और पार्ट समझिए, x इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं क्या बच्चों, IR डिवाइडेड बाय व्हाट, L, है ना। R को क्या लिखते हैं, रो L डिवाइडेड बाय A लिखते हैं क्या, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, I इंटू रो L डिवाइड बाय A, कैपिटल L ही लिखा है क्योंकि मैं AB वायर का रेजिस्टेंस ले रहा हूं, तो AB वायर की ही लेंथ लूंगा, दैट इज कैपिटल L। फिर L का डिवाइड हो जाना चाहिए, तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, I रो डिवाइड बाय A। क्लियर है ये बात। तो x का एक फॉर्मूला ये भी है जो कि बहुत कम यूज होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, I रो डिवाइड बाय A। कुल मिलाकर के देखा जाए तो x डिपेंडेंट है किसके ऊपर, I के ऊपर, प्राइमरी सर्किट की करंट के ऊपर, और एक लेंथ के ऊपर। लेंथ अगर इंक्रीज करोगे x डिक्रीज हो जाएगा, और अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे x इंक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा ना, उसका x उतना ही कम होगा, और x कम होगा तो वो पोटेंशियोमीटर उतना ही बढ़िया होगा, मोर सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और हम इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। सेंसिटिविटी पूछी जाती है कि कौन सा पोटेंशियोमीटर बढ़िया है या आप कौन से पोटेंशियोमीटर को यूज करना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या समझना है, सेंसिटिविटी को कुछ आप ऐसा समझेंगे, सेंसिटिविटी जो जितना कम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता है आसानी से वही बढ़िया होगा। ठीक है, और बहुत कम पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंसिटिव अगर हमें इंक्रीज करनी है, सेंसिटिविटी हमें इंक्रीज करनी है, तो x को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। x को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखो। और इस x को डिक्रीज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बच्चों, अगर आप वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है भैया, है ना। अगर वायर की लेंथ को क्या किया जाए बच्चों, इंक्रीज किया जाए, तो x क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूं,
वायर की लेंथ को हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, तो x क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। x डिक्रीज हो गया तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर बढ़िया बन गया। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या, वापस इसी फॉर्मूले में चलो, करंट I प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उस पे भी डिपेंड करता है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर प्राइमरी सर्किट के अंदर हम करंट को डिक्रीज कर देंगे, प्राइमरी सर्किट में करंट को डिक्रीज कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक ये भी पूछता है व्हाई पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड, क्या कारण है कि हम पोटेंशियोमीटर को ही यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को यूज नहीं करते, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज हम तभी करते हैं या इससे जो रीडिंग ली जाती है वो तभी ली जाती है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होता है, 0 होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पाथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया है। बात समझ में आई, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। बात क्लियर है ये एकदम। चलिए तो ये उतार लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों। सेंसिटिविटी समझ में आ गया, क्लियर है ये, उतारिए से। डन हुआ, ऑलराइट। अब इसके बाद में कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ये भी पूछता है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन में हम x को कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, तो हमने बोला कि अगर हमें ये जो सेकेंडरी सर्किट में बैटरी लगी हुई है ना, इसका वैल्यू पहले से ही पता हो, इसकी वैल्यू पहले से ही पता हो, और ये L हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं भी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो E में अगर L का डिवाइड देंगे, E इज इक्वल्स टू एक्सएल लिखाया था, नहीं लिखाया था, E इज इक्वल्स टू एक्सएल लिखा है ना, तो X इज इक्वल्स टू क्या होगा, E डिवाइडेड बाय L होगा। तो मेरे को E अगर पहले से पता हो, L मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा प्रैक्टिकल से, तो ऑटोमेटिकली X की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके लिए हमें E पहले से पता होना चाहिए। E किन का पहले से पता होता है, मतलब कौन से सेल का E पहले से पता होता है, तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल होते हैं, उनका EMF हमें पहले से पता होता है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को, टू मेजर या मेजरिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, measuring the potential gradient of potentiometer using standard cells like cadmium cell, like Daniell cell, like Lagrange cell, ठीक है, is known as standardization of potentiometer, ठीक है। measuring the potential gradient using standard cells like cadmium cell, Daniell cell और Lagrange cell is known as standardization, ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर जब भी आए अगर, तो आप लिख दीजिएगा x इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल l। व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट हम तभी यूज करते हैं जब स्टैंडर्ड सेल होता है ना, ई नॉट हम तभी यूज करते हैं जब स्टैंडर्ड सेल होता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ ये, डन, ऑलराइट, डन। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, अब एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, चलो ऑलराइट। अब दो एप्लीकेशन है हमारे पास में, किसकी बच्चों, पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन जो आपकी बुक में है, इससे ज़्यादा एप्लीकेशन भी हो सकती है, लेकिन दो का ही यूज करेंगे। और अगर ये दो आपको समझ में आ गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं रे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे जो पोटेंशियोमीटर पे आएंगे। आपको थ्योरी शायद एक बार के लिए टफ लग सकती है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई बहुत सिंपल है, ये फालतू में इतनी थ्योरी के कारण मेरा दिमाग खराब हुआ था, लेकिन इसका न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल आ गया। चलो देखो, तो एप्लीकेशन से वो चीज़ आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, दैट इज कंपैरिजन between EMF of two cells। दो सेल दिए हुए हैं, उनके EMF का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब किसका EMF ज्यादा है, किसका कम है। चलिए तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होना चाहिए, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के अंदर आपको लगाना है A और B वायर, दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर। फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए एक बैटरी सोर्स से, दैट इज EP।
फिर इसे कनेक्ट कीजिए की से, और फिर इसे कनेक्ट कीजिए किससे बच्चों, किससे, रियोस्टेट से। ये एक बेसिक टास्क होना चाहिए, हर बार आपको ये करना ही करना है ना। फिर प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाइए, ऐसा करंट बताइए कि इसमें करंट भी फ्लो हो रही है कि ऑन है। अब क्या करना है बच्चों, जो भी दो सेल आपको कनेक्ट करने हैं वो आपको यहां लगाने, ऐसा, ये दो सेल। और ये बात ध्यान में रखना, ये जो पोटेंशियोमीटर ना, हर बार ध्यान में रखोगे, पोटेंशियोमीटर का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अननोन बैटरीज आप यूज करोगे उनका भी पॉजिटिव यही कनेक्ट होना चाहिए, यही कनेक्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा नहीं करोगे भैया ये नेगेटिव तो इधर लगा दिया, मतलब नेगेटिव इधर लगा दिया, पॉजिटिव यहाँ लगा दिया, और फिर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, भैया जिंदगी में आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो आपको नल डिफ्लेक्शन मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और क्या ध्यान में रखना है हमें, सर्किट में ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, एक तो ये तो है ही, इसी के साथ में ये ईपी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इन दोनों की ईएमएफ से। अगर ये 5 वोल्ट है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 वोल्ट हो सकते हैं, या 4.5 हो सकते हैं, या 4.9 हो सकते हैं, लेकिन ये 5 या फिर 5.1 नहीं होने चाहिए। 5.1 हो गए ना, उसी समय सर्किट में कभी भी हमारे पास में कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, रीडिंग मतलब हमारे पास में नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर इन्हें किन से कनेक्ट करना है, तो हमारे पास में आंसर है, एक 2 वे की आती है बच्चों, आप लैब में जाएंगे तो आपको 2 वे की दिखाई देगी, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, तो ये 3 टर्मिनल में बना रहा हूँ 2 वे की के, 1, 2 और 3, ठीक है। ये जो ये सेकंड टर्मिनल है ना, ये कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर एज यूजुअल स्लाइडिंग जॉकी से, सॉरी स्लाइडिंग की से कनेक्टेड होता है, जॉकी से कनेक्ट होता है। ये क्लियर हुआ। अब लेट सपोज करो पहले वाले सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे वाले सेल का ईएमएफ कितना है, E2 है, टोटल वायर की लेंथ कैपिटल L है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले ये जो 2 वे की है ना, इस 2 वे की के अंदर कनेक्शन को इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश करना है, 1 और 2 के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक की ली और उसे प्लग इन किया, किसके बीच में, इन बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, ठीक है, एक की को किसके बीच में प्लग इन किया बच्चों, 1 और 2 के बीच में प्लग इन किया, तो ये सर्किट ऐसा कनेक्ट हो गया यू। अब गौर कीजिए, ऐसा सर्किट कनेक्शन है यू, ठीक है। और हम इस जॉकी को फिर बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा देखेंगे जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 आया, वो लेंथ हमने मेजर कर ली, लेट सपोज कीजिए वो लेंथ पहले के लिए कितनी है, L1 है, पहले केस में वो लेंथ कितनी है, L1 है, तो फिर हमारा E1 बराबर क्या हो जाएगा, XL1 हो जाएगा। अरे ये बताया था ना रे देवताओं, E = XL लिखाया था, नहीं लिखाया था, या फिर X = E/L बताया था, नहीं बताया था, बताया था। तो यहाँ पर ये तो अननोन है भैया, स्टैंडर्ड सेल नहीं है, अननोन सेल है, तो हम E = XL यूज करेंगे, तो ये E1 = क्या हो जाएगा, XL1 हो जाएगा। कब, जब आप प्लग इन करोगे किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में किसी की को प्लग इन करोगे, ठीक है। तो हमने यही लिखना है, थ्योरी के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सर्किट डायग्राम बढ़िया बनना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम के लिए ऐसा डायग्राम आप बनाओगे, ये सर्किट डायग्राम आपका सामने है ना। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, तो मैं बोलूंगा प्लगिंग द की बिटवीन 1 and 2 टर्मिनल ऑफ 2 वे की, ठीक है। क्या होगा उस केस में, हमें E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट होगी और वो L1 होगी, तो E1 = XL1, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लगिंग आउट, अब बाहर भी तो निकालो, प्लगिंग आउट द की and inserting it in between terminal 2 and 3।
अब आपने यहाँ से की को उठाया और 2 और 3 के बीच में लगा दिया, तो अब कनेक्शन इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो गया। जैसे कनेक्शन इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हुआ तो अब ये सर्किट ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब उससे क्या होगा, तो आपको E2 के लिए मिलेगा, E2 इक्वल्स टू क्या होगा, XL2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हमें तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना था, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू XL1 डिवाइडेड बाय XL2। फिर इसका मतलब E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू व्हाट, L1 डिवाइडेड बाय L2। हो गया क्या काम, हुआ, डन। यही कंपैरिजन था बच्चों, यही था। तो ये चीज ध्यान में रखने लायक है, सर्किट डायग्राम, और ये चीज दिमाग में रखने लायक है। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर यहां से आएगा, 1 नंबर यहां से आएगा, हो जाएगा काम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पैटर्न बताता हूं जो नीट एग्जाम में पूछा गया था। हुआ ये। चलिए अब नीट एग्जाम के लिए वो पार्ट देखिए कि नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। नीट में ऐसा बोल रहा है कि 2 सेल हैं आपके पास में। सबसे पहले आपने दोनों सेल को एक ही कनेक्शन के अंदर डाल रखा है। एक ही कनेक्शन मतलब कुछ इस तरीके का कनेक्शन, सेम कनेक्शन में सीरीज में कनेक्ट है दोनों सेल, दोनों ही केस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। पहले सेल का EMF E1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है। और जब ऐसा कनेक्टेड थे सेल, और यहां से एक गैल्वेनोमीटर मान लीजिए, ये जॉकी मान लीजिए, ऐसा कनेक्शन, और इन दोनों के बीच में जब कनेक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में जब कनेक्शन हुआ, तो आपको जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 मिल रही है, वैल्यू दी हुई आएगी, है ना, L1 मिल रही है। फिर आपने क्या किया, ये जो सेकंड सेल है इसके पोलैरिटी को चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, सेकंड सेल के पोलैरिटी को सेकंड केस में आपने क्या किया, चेंज कर दिया, और फिर कनेक्शन इन दोनों के बीच में किया। फिर वापस से बैलेंसिंग लेंथ मिली, लेट्स सपोज करो वो L2 है ना। फर्स्ट केस में जब E1 और E2 ऐसे कनेक्टेड थे तो आपको बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल रही है, E1 और E2 ऐसे कनेक्टेड है तो बैलेंसिंग लेंथ L2 मिल रही है। वो आपको पूछ रहा है क्या बच्चों, E1 डिवाइडेड बाई E2 क्या होगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 क्या होगा, इनका रेशियो कैलकुलेट करो। और ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, मैं करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा ये। ठीक है, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। अब थ्योरी तो लिखने से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल टास्क हो गया हमारे पास में, न्यूमेरिकल है ऐसा, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप ये डायरेक्ट काम करेंगे भाई। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने बोला कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब E1 प्लस E2 के लिए मिलेगा काम, इज इक्वल टू व्हाट, XL1, है ना, पहले केस में XL1। और दूसरे में आपने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दी, तो अब EMF कितना हो गया, E1 माइनस E2 हो गया है, पोलैरिटी चेंज हो गई ना भैया, उल्टा हो गया, दैट इज XL2 हो गया। आपको इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगा देना है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E1 प्लस E2 मल्टीप्लाई होगा L2 से, और E1 माइनस E2 मल्टीप्लाई होगा L1 से। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, E1 L2 प्लस E2 L2 इज इक्वल्स टू E1 L1 माइनस E2 L1। डन हुआ ये। चलिए E1 वाले को एक तरफ करो, E2 वाले को एक तरफ करो, तो हम क्या कर रहे हैं, E2 वाला नेगेटिव है ना, इसको इधर ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, है ना। तो E2 L2 इधर था ही, और इसको और लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा E2 L1 इधर आ गया। चलिए दूसरी तरफ देखो, E1 L1 इधर पहले से था, और E1 L2 को लेके आओ तो माइनस का जाएगा, ये प्लस का था माइनस का जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 L2। चलो कॉमन लीजिए, दैट इज E2, यहाँ पे लिया तो L2 प्लस L1 आया, इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर E1 को कॉमन लिए, ये हुआ L1 माइनस L2 आया। डन हुआ। हमें तो E1 डिवाइडेड बाई E2 करना है, तो ये E2 का डिवाइड लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 में डिवाइड गया किसका, E2 का, तो क्या बच रहा है भाई, इसका डिवाइड इधर लगा दो, L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। ये ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस तरीके के केस में
E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2 होता है ना। अब ये डायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके का। जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हम बोलेंगे ये लो हमारे पास में तो पहले से फॉर्मूला था, काम खत्म करो, डन हुआ ये, क्लियर, डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है ना, ये न्यूमेरिकल पैटर्न है, ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल पैटर्न है ये कंपैरिजन नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये न्यूमेरिकल पैटर्न है। डन हुआ। चलो सेकंड जो इसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। कोई भी आपको प्राइमरी सेल दिया हुआ होगा उस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, वही एक वायर लीजिए, ए बी वायर, पोटेंशियोमीटर का वायर बना हुआ होगा, वो किसका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेट का होगा। फिर आपको क्या करना है, प्राइमरी सर्किट के अंदर एक ईपी बैटरी लगानी है, एक की लगानी है, सभी को पता होनी चाहिए भैया, की K1 लिख लीजिए इस बार, और ये एक रियोस्टेट है। डन हुआ कनेक्शन पूरा, और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाइए। डन। चलिए अब जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिस प्राइमरी सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उस सेल को कनेक्ट कीजिए। ये लो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में इसके पैरेलल में या तो ऐसा निकाल लो या फिर ऐसा कनेक्शन देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, या तो आप ऐसे भी लगा सकते थे। पॉइंट एक यही है ना। इस सेल के साथ में हमने एक लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, और इसके साथ में लगाया एक की और ऐसा कनेक्ट किया। आप रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल में लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने इस सेल को शंट कर दिया है। शंट का मतलब क्या है, शंट का मतलब इतना ही होता है कि किसी भी चीज के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना ही शंटिंग होता है। क्या होता है बच्चों, शंटिंग होता है। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, शंट। शंट क्या होता है, कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एनीथिंग। किसी भी चीज के पैरेलल में अगर स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, दैट इज शंटिंग। ऑलराइट, चलिए इस की को हम K2 नाम देंगे, इसका EMF E मान लेते हैं, ऊपर वाले का EP ले रखा है। क्या करना है, यहां पर आप गैल्वेनोमीटर लीजिए, और गैल्वेनोमीटर किससे, जॉकी जैसे, ये वाला पॉइंट C मान लीजिए। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो तरीका है वो क्या है, हम बोलेंगे फर्स्ट केस में ये K2 की ऑफ है। अगर K2 की ऑफ है तो इस वाले पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सीधी सी बात है, की ऑफ है तो करंट फ्लो होगी नहीं। तो फिर आप बैलेंसिंग लेंथ सिर्फ इसी पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे जिसमें सिर्फ ये सेल कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है। मतलब इस सेल के EMF के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करूंगा। लेट सपोज करो दैट इज L1, ठीक है। तो हमने बोला व्हेन, समझिएगा इस चीज को, व्हेन की K2 इज ऑफ, अगर की K2 ऑफ है तो फिर आपको बैलेंसिंग लेंथ क्या मिलेगी, L1 मिलेगी, और वो किसके लिए, EMF के लिए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा XL1, ठीक है। ये डन है, ये पोटेंशियोमीटर में काम ऐसा ही होता है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट केस के अंदर इस K2 को ऑन कर दिया भैया। सेकंड केस के अंदर अगर K2 को ऑन किया तो इस सेल से अब करंट पास हो रही है, इस सर्किट में ऐसा कोई भी करंट पास हो रही होगी, लेकिन करंट पास हो रही है, ठीक है। करंट पास हो रही है तो बच्चों अब ये जो EMF हम पहले केस में कैलकुलेट कर रहे थे, तो EMF तभी कैलकुलेट होता है जब सेल से कोई करंट पास नहीं हो। इस सेल से एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट पास नहीं होगी, तभी EMF कैलकुलेट होता है। लेकिन जैसे ही सेल से एक्सटर्नल सर्किट में अगर करंट पास होने लग जाए तो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल होता है क्या,
ये सभी को पता है ना, कि भैया अगर सेल से एक्सटर्नल सर्किट में करंट पास हो जाए तो उस केस में इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। और इस सेकंड केस में आप टर्मिनल पोटेंशियल के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ईएमएफ के लिए नहीं कैलकुलेट होगा, इस बार करंट जारी है इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल के लिए बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट होगा। तो हमने बोला व्हेन, समझिए, व्हेन की K2 इज ऑन, ठीक है, की K2 ऑन हो तो क्या होगा, आप टर्मिनल पोटेंशियल V के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज XL2, और L2 हमेशा कम होगी, किससे, L1 से भैया, क्योंकि EMF जो है E ज़्यादा होता है, V कम होता है जनरली, और इस केस में तो हमेशा कम ही आएगा। चलिए, तो ये केस 1 हो गया, ये 2 हो गया, पता चल गया बच्चों, L1 ज़्यादा होगा, L2 हमेशा कम होगा, इस केस के अंदर ये ध्यान में रखिएगा। अब V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप सभी को पता है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये दुनिया में सभी को पता है। व्हाट इज I? I इज दिस मच करंट, ये जो करंट इसमें पास हो रही है भैया इधर, ये वाली, इस वाली नहीं, ये वाली करंट है। ये करंट I कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला इस वाले सर्किट में एक ही तो बैटरी है और एक ही रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R मान लीजिए। क्लियर है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, करंट पास हो रही है तो E तो लिखेंगे नहीं, V लिखेंगे, V डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाना चाहिए, R लिखा जाना चाहिए, ठीक। तो हमने वही काम किया, तो हमने बोला V इज इक्वल्स टू E माइनस I की जगह क्या लिखा बच्चों, V डिवाइडेड बाय R, है ना, कैपिटल R इंटू व्हाट, स्मॉल r। क्लियर हुआ ये। चलिए काम करते हैं, लेकर के आए इधर, इसको जैसे ही इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा V प्लस V डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल्स टू व्हाट, E। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल r कैलकुलेट करना है, यही तो है। चलिए V को कॉमन लीजिए, तो V कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट इज E। तो 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय V हो जाएगा क्या, तो स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय V माइनस 1 कर दूं क्या, स्मॉल r का फॉर्मूला बन रहा है क्या, स्मॉल r इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय V माइनस 1, और फिर ये जो नीचे कैपिटल R है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल r। E दैट इज XL1 V XL2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये फॉर्मूला है बच्चों। x से x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। मोस्टली बुक्स में इसे इतना ही छुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम इसे यहाँ तक सॉल्व करेंगे, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। सिंपल है, क्लियर है ये। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी थ्योरी वो बहुत लंबी लिखते हैं, थ्योरी लंबी लिखते हैं और आंसर इससे आ जाता है, आंसर इससे आ जाता है। तो आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा, आपको थ्योरी में ये समझना पड़ेगा कि जब K2 जो है वो ऑफ होती है तो हमें L1 दिया हुआ होता है, जब ये ऑन होती है तो हमें L2 दिया हुआ होता है, ये हमें समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, L1 हमेशा ज़्यादा होगा, L2 हमेशा कम होगा, नीचे L2 का ही डिवाइड लगने वाला है। तो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल है, आप R की 5 to 6 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे लैब में। किस तरीके से, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे, देखो L1 तो फिक्स हो जाता है, आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स R की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं ना, R की वैल्यू को, वैसे वैसे L2 चेंज होता जाता है। तो L1 तो हर एक केस में, मतलब 5 या 6 जितने भी आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उन सभी में L1 सेम ही होगा, लेकिन L2 की वैल्यू चेंज होगी, किसके अकॉर्डिंग, R की वैल्यू को चेंज करते जाओ, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को चेंज करते जाओ, R की वैल्यू चेंज करते जाओ, L2 चेंज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत छोटा प्रैक्टिकल है ये, सर्किट थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो 5 या 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चंस के ऊपर काम करना चालू करते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करना चालू करेंगे, ओके।
ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। बच्चों जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कि वायर की लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही। फिर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है एंड दैट इज 10 ओम। डन हुआ ये, चलिए। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस कैपिटल आर, प्राइमरी सर्किट में एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी लगा हुआ है, ठीक है। एंड ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ये प्राइमरी सर्किट है, एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस प्राइमरी सर्किट में जो ईएमएफ है उसके पास में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ होता है उसे हम ईपी लिखते हैं, दैट इज ऑफ 2 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, मैं इसे आर ए बी लिख देता हूँ वायर का, ठीक है। एक सीरीज में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा जो प्राइमरी सर्किट है वो कुछ ऐसा है, प्राइमरी सर्किट में एक ए बी वायर है ना, फिर बैटरी लगी हुई है लेकिन उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0 है और इस बैटरी को हम ईपी लिख रहे हैं। फिर एक की लगी हुई होगी, यहाँ पे रियोस्टेट ही मान लो लेकिन फिक्स वैल्यू का है, जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ए बी है, इसका आर ए बी लिख रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस अपन ने आर ए बी लिखा। तो अगर मेरे को सर्किट में करंट निकालनी हो तो मेरे करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ई पी डिवाइडेड बाय, कि कौन सा रेजिस्टेंस है, एक तो आर ए बी है और एक कैपिटल आर, ये करंट होगा भाई, ये बात ध्यान में रखना। चलो इतना डेटा हमें पता है। फिर क्या बोल रहा है, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। ये लो भैया, एक और सोर्स है यहाँ पर, लेट्स सपोज करो वो ई है, और उस ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, और ये बैलेंस हो जाता है कितनी लेंथ पर बच्चों, 40 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर, मतलब स्मॉल एल की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में देखें दैट इज 40 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू अगर हम देखें दैट इज 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। ऐसा ही, यही डेटा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये लो, आर किस में आया, आई में, आई का रिलेशन है एक्स से, है ना, ऐसा ही है। चलिए, तो हमने बोला x इज इक्वल्स टू, या फिर यहां से भी आप निकाल सकते हैं, चलो मैं बताता हूं, E इज इक्वल्स टू व्हाट, x इंटू स्मॉल एल। E की वैल्यू मेरे को पता है, स्मॉल l की वैल्यू मेरे को पता है, कहाँ गई रे l की, वो रही 40 सेंटीमीटर, निकल जाएगा, x निकलेगा। चलो x निकलेगा, x का फॉर्मूला और समझो, x का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l, यही पढ़ते हुए आए हो। चलिए, I का भी फॉर्मूला होता है क्या भाई, ई पी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर, ये I का, इंटू आर डिवाइडेड बाय L इंटू स्मॉल l, ये लो। इस फॉर्मूले में यही एक अननोन है और सारे नोन हैं, और सारे नोन है। बताओ वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करें। ई की वैल्यू कितनी है भैया, देखो 10 मिली वोल्ट है, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू, ई पी की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट दे रखी है, जहाँ तक मेरा विचार है 2 है, डिवाइडेड बाय आर ए बी की वैल्यू देखो 10 दे रखी है, प्लस कैपिटल आर जो हमें कैलकुलेट करना है, फिर आर बाई एल, आर की वैल्यू, आर मतलब ये आर ए बी है भैया, है ना, आर ए बी दैट इज 10 बाई एल, एल की वैल्यू कितनी है, 100 है, सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, इंटू स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है, 40 है भाई, ये तो ऐसा कैंसिल हो जाएगा। चलो, ये 10 की पावर -2 हो गया क्या, इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आर, इसका मतलब 10 प्लस आर इज इक्वल्स टू 8 बाय 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2, कुल मिलाकर के 800, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 माइनस 10 दैट इज 790 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। बात समझ में आई क्या,
ये यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, E इज इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाई एल। ये आर हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस हमने इस केस में कितना लिखा है, आर ए बी लिखा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। आप ये बोलोगे सर यहाँ पे तो आर लिख रहे हो, यहाँ पे आर ए बी, ऐसा क्यों? भैया ये ध्यान में रखो ना, ये रेजिस्टेंस हमेशा किसका होता है बच्चों, पोटेंशियोमीटर का होता है। तो जैसा आपने क्वेश्चन में डिनोट किया वैसा काम करो, है ना। और मेरे को यहाँ पे आर ए बी लिखने का रीजन ये हो गया कि भाई यहाँ पे कैपिटल आर अननोन बोल रहा है वो, ठीक है, इसलिए। क्लियर? चलो इसको उतारो, सेकंड केस देखते हैं, सॉरी सेकंड केस नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो समझिए। ये आईआईटी के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, और क्वेश्चन जैसे ही पढ़ लो डेटा लिखना चालू कीजिए, डेटा लिखना चालू कीजिएगा जैसे ही क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द स्विच इज ओपन इन लोअर मोस्ट लूप, पोटेंशियोमीटर में सबसे नीचे वाला लूप आपको पता है सेकेंडरी लूप होता है। स्विच इज ओपन इन लोअर मोस्ट लूप ऑफ पोटेंशियोमीटर, द बैलेंसिंग पॉइंट लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड विद अ नोन रेजिस्टेंस 4 ohm, the balancing length decreases to 40 centimeter. Find the internal resistance of unknown battery. भैया देखो मैं ऊपर वाला नहीं बना रहा हूँ, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। ये A ये B, क्या बोल रहा है, नीचे एक बैटरी कनेक्टेड है ना, और इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है RAB, यहाँ पर एक की है और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये आपको ऐसा जो कि दिया हुआ है RAB। ऊपर वाला सर्किट आपको पता है प्राइमरी सर्किट है ना। ऐसा ऐसा यही सीन होता है। वो बोल रहा है व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ऑफ कंडीशन में है, ओपन है, तो इसमें करंट पास नहीं हो रही। आपको बैलेंसिंग लेंथ इस वाले केस के लिए दी हुई है, EMF के लिए दी हुई है क्या, पहला केस L1 दिया हुआ है, L1 इज दैट इज 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। एंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ऐसा ही लिखा है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड विद द नॉन रेजिस्टेंस 4 ohm, नॉन रेजिस्टेंस 4 ohm, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R, दैट इज 4 ohm। द बैलेंसिंग लेंथ गेट डिक्रीज टू 40 सेंटीमीटर, जब क्लोज होता है तो L2 मिलता है 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सोर्स, ठीक है, अननोन सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू कैपिटल R। बताओ होगा नहीं होगा, L1 माइनस L2 60 माइनस 40 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4 10, कितना आया 2 ohm। 2 ohm इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट केस में आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई देगा बच्चों, एक बार के लिए ये हटा देता हूं मैं ड्रॉ नहीं करूंगा सर्किट डायग्राम, वहां पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक 20 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट डायग्राम को रीड आउट करो क्या क्या है। प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं। प्राइमरी सर्किट में 20 वोल्ट की बैटरी है, 2 ohm का उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। I1 करंट वो प्राइमरी सर्किट में फ्लो होता हुआ दिखा रहा है। A एक अमीटर है प्राइमरी सर्किट के अंदर, चलो ठीक बात है। AB आपको पता है पोटेंशियोमीटर वायर होगा, और उसमें AC लेंथ स्मॉल l दे रखी है अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। फिर सेकेंडरी सर्किट में देखो, सेकेंडरी में बच्चों 8 वोल्ट की बैटरी और उसके साथ में 2 ohm का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एक और 6 ohm का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में भी लगा हुआ है। IG इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ है स्मॉल l, ये बात और ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इन द फिगर शोन वायर AB हैज अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ohm। भैया वायर AB का जो लेंथ है, वायर AB दैट इज L लेंथ, सॉरी बच्चों, ओके, वायर AB 100 सेंटीमीटर और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ohm है ना। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l। हो क्या बात है, बहुत बढ़िया, हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए
सबसे पहले तो ये बैलेंसिंग लेंथ तब मिल रही है जब नीचे वाला सर्किट क्लोज्ड है ना। नीचे वाला अगर सर्किट क्लोज्ड है तो नीचे वाले सर्किट की एक इक्वेशन तैयार कीजिए। नीचे वाले सर्किट में I2 करंट फ्लो हो रहा है ना, वो I2 करंट को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हमने नीचे वाले सर्किट में बोला कि I2 करंट नीचे वाले की क्या होगी वो देखिए, इज इक्वल्स टू EMF। देखो EMF कितना है, 8 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नीचे वाला सर्किट। नीचे वाले सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का है और वो सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम का हो गया। तो V डिवाइडेड बाय R कर रहा हूं मैं, V डिवाइडेड बाय R कितना हो जाएगा रे, 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। चलिए ये 1 एम्पियर की करंट क्लियर हुआ, ये डन हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जब ये बैलेंसिंग लेंथ L की बात कर रहा है तो L जो है वो उसके लिए पाथ समझिएगा, उसके लिए पाथ है A D, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 8 वोल्ट की बैटरी, फिर गैल्वेनोमीटर और फिर C, है ना। उसके लिए पाथ जो है L लेंथ की बैलेंसिंग लेंथ के लिए पाथ नीचे वाला पता चल रहा है, कौन सा यूज कर रहा है, ये वाला पाथ यूज करो। तो इस केस में आप जो है क्या देखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल देखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। V इज इक्वल्स टू वॉट, XL1 या XL2 जो भी आप लिखना चाहें। हाँ, L2 की वैल्यू L ही है इस केस में, एक ही तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस I इंटू स्मॉल r। I वॉट जो सेकेंड केस में फ्लो हो रही थी, I2, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा, ये जो 2 ओम देख रहे हो ना आप, वो एक तरीके का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो ये 2 ओम का है, ध्यान में रखिएगा। स्मॉल r लिख लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इज इक्वल्स टू वॉट, x इंटू एल। डन हुआ। चलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, बैलेंसिंग लेंथ L को कैलकुलेट करना है। वो तभी कैलकुलेट होगा जब हमें x पता होगा। x तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देखो क्या होगा भाई, तो हमने बोला E की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 8 दे रखी है, माइनस I2 की वैल्यू कितनी, 1, स्मॉल r की वैल्यू कितनी, 2, इज इक्वल्स टू XL, ये 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो XL इज इक्वल्स टू 6। इतना क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलो x के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, X इज इक्वल्स टू EP, प्राइमरी सर्किट का जो बैटरी होती है उसमें टोटल रेजिस्टेंस। और प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस देखो, प्राइमरी सर्किट में एक तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, पहले चलो डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताता हूँ। प्राइमरी सर्किट की बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस देखो सिर्फ 2 ही लगा हुआ है। एक तो 2 प्लस एक वायर AB भी तो है, AB वायर का रेजिस्टेंस देखो कितना है, 8 है। बात समझ में आ गई क्या, ये I है, हो गया क्या, इंटू R बाई L, R की वैल्यू 8 और L की वैल्यू कितनी है, 100। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ बता देता हूँ, वापस से फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला इस केस में है EP डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस, जिसे मैं स्मॉल r मान के चल रहा हूँ, 8 ओम पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, दैट इज I हो गया, और ये क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। बताओ भाई, यही फॉर्मूला लगाए। चलिए कैलकुलेट कीजिए भैया, ये 10 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 8 बाय 100 दैट इज 0.16 हो गया क्या x की वैल्यू। चलिए तो फिर L इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय x, और 6 डिवाइडेड बाय 0.16, इसका पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। इसको हमने 2 से हटाया तो यहाँ पे 3 आएगा, इधर 8 आएगा। इसको 4 से देखो तो यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से काट दिया, ये 75 हो गया क्या। 75 डिवाइड बाई 2, 75 दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर लिख दूँ, लेंथ ही तो है, पता चल रहा है। बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये, डन। चलो बच्चों हो गया ये। तो ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। नीचे देखो आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
In a potentiometer experiment, it is found that no current passes through the galvanometer when the terminals of the cells are connected across 0.52 meter of potentiometer wire. सोचो कोई करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रही है ना, ऐसा ही बोल रहा है, ठीक। When the terminals of cell, सेल के टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड हो किससे, 52 मीटर वायर की लेंथ से कनेक्टेड हो। इफ द सेल इज शंटेड, अब नीचे वाले सेल को शंटेड कर दिया है बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, अ बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 0.4 मीटर ऑफ द वायर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो बच्चों, वापस से बता रहा हूं, ए बी वायर है ना, ऊपर वाला सर्किट फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नीचे वाले सर्किट में एक सेल कनेक्टेड है, नीचे वाले की बात करते हैं जिसका ईएमएफ ई है। फर्स्ट केस में वो बोल रहा है कि व्हेन स्विच इज ऑफ एंड द सेल्स टर्मिनल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 0.52 मीटर लेंथ, 0.52 मीटर लेंथ बैलेंसिंग लेंथ, किसके लिए, ई के लिए, मतलब L1 की वैल्यू 0.52 मीटर। बात समझ रहे हो। When this cell is shunted, जब इस सेल को शंट कर दिया है, मतलब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, कितना, 5 ओम का, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, करंट पास होगी भैया, शंट कर दिया है, की ऑन ही है, सीधी सी बात है, शंट कर दिया उसने, ऐसा तो है बोला ही नहीं कि ऑफ है, तो इसका मतलब है अब करंट पास हो रही है। उस केस में ये बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज होकर के हो जाती है 40 मीटर, 0.40 मीटर, उस केस में हो जाती है, ठीक, जब इससे करंट पास होने लग जाएगी यहाँ पर। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे अब इस केस के अंदर, ई कैलकुलेट करेंगे या वी कैलकुलेट करेंगे, हम बोलेंगे वी, टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। और टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा L2 देखा जाता है, 0.40 मीटर, है ना। कब, जब इट इज शंटेड विथ 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस उन्होंने फिक्स करके बैठा है, कितना, 5 ओम। क्या बोल रहा है, स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। बताओ भाई यही है क्या, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पता होना चाहिए, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू आर। बताओ क्वेश्चन होगा नहीं होगा, होगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से क्लियर हूं मैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन वो थे जो आईआईटी और सीबीएसई में पूछे गए हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। चलो अब काम करना चालू करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब हमारे पास में सारे क्वेश्चन नीट के हैं। अब ये सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है वो। सबसे पहला क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से आपको दिखाई दे रहा होगा, नीट 2017 का है। अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में, वही मैं सोचो ये बना क्यों रहा है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। भैया पोटेंशियोमीटर जो है एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है ना, किसके लिए भैया, ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, रीजन क्या है कि भैया ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। ध्यान में रखिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं भाई, इसके मेथड में पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़े। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल सही है, नल डिफ्लेक्शन वाला केस है, ठीक है। यही रीजन है कि पोटेंशियोमीटर यूज होता है, ये एग्जैक्ट रीजन है। बी लगा लीजिएगा इसका, और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 2016 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लो भैया, एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। चलो, वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। फिर टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन ऑन अदर। अरे भैया सेकेंडरी सर्किट की बात कर रहा है वो, इसे ध्यान में रखना। यहाँ पे तो क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा ऊपर ना देता हूँ। प्राइमरी सर्किट की कोई बात नहीं की गई है, ये बात ध्यान में रखना, हमें सिर्फ बनाना पड़ता है।
ठीक, अब वो बोल रहा है दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं टू सपोर्ट ईच अदर, ऐसा वाला केस है ना। और उस केस में बैलेंसिंग लेंथ देखो कितनी दे रखा है, एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद में उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया गया है, ऐसा। ठीक है, द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इस केस के लिए 50 सेंटीमीटर है और इस केस के लिए 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है ये बात? तो हम बोलेंगे जब E1 प्लस E2 का केस चल रहा था तो बैलेंसिंग लेंथ XL1 है और L1 की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और जब E1 माइनस E2 का केस चल रहा था, XL2 बन रहा था, तो L2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इससे सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अदरवाइज किसी को मेरा फॉर्मूला याद है क्या, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2, याद है? इससे करो, L1 प्लस L2 मतलब 50 प्लस 10, L1 माइनस L2 50 माइनस 10, 60 डिवाइडेड बाय 40, 3/2 लिख दूँ क्या, रेशियो ऑफ EMF। चलो ये आएगा, द रेशियो ऑफ EMF इज 3:2, दैट इज द आंसर। बी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। 2016 बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। ये तो डन हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, ऑल राइट, कैपिटल L ही लेंथ लेते हैं हम, and a resistance small r are connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1। अब बच्चों पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, समझना मेरी बात को। पोटेंशियोमीटर वायर, इसका लेंथ कैपिटल L है, फिर एक बैटरी है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक की है, रियोस्टेट शायद नहीं लगा रखा, देखो और कोई रेजिस्टेंस दे रखा है क्या, नहीं, और कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर इस केस में एक रेजिस्टेंस इस L लेंथ के वायर का है और एक इसका रेजिस्टेंस है। हाँ, बैटरी का EMF कितना दिया हुआ है वो जरूरी हो जाएगा हमारे लिए, बैटरी का EMF E0 है। ठीक है, चलो क्लियर है। करंट बताओ, करंट क्या होगा, E0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या, एक तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस, वो इस केस में स्मॉल r दिया हुआ है, और एक इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। चलो मैं इतना ही कर रहा हूँ अभी। अब क्या बोल रहा है, एन अननोन EMF E इज बैलेंस्ड एट अ लेंथ ऑफ स्मॉल l ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये लो भैया, एक अननोन EMF लो E और उसको बैलेंस करवाओ L लेंथ के ऊपर, स्मॉल l के ऊपर, तो E बराबर XL हो जाएगा क्या? चलिए क्या बोल रहा है वो, द EMF E विल बी गिवन बाय, ऑल राइट, आपको EMF E कैलकुलेट करना है, 2015 का है। X पता होना चाहिए, L तो वो बोल ही रहा है। X क्या होता है आप सभी को पता है, IR डिवाइडेड बाय L इंटू स्मॉल l लिख दूँ क्या, ये तो X की वैल्यू हो गई और ये L ऐसा कैसा। चलो I तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, वैल्यू पुट करनी है बच्चों, अच्छे से पुट कीजिएगा, मेरे हिसाब से सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। I की वैल्यू कितनी है, E0 डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस R1। ठीक है, कैपिटल R पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है भाई, स्मॉल r दे रखा है क्या सवाल में, तरीके से पढ़िए, है ना, तो स्मॉल r दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये इनटू स्मॉल l। बताओ भाई, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करता हूँ तो। ये समझ में आ गया ना बच्चों, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r दी हुई है क्वेश्चन के अंदर भी है, पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R की जगह स्मॉल r दिया हुआ है। तो देखिए बैठ रहा है क्या कोई सा, A नहीं है, B देखिए, L कैपिटल L ऊपर नहीं, कैपिटल L ऊपर नहीं है, तो B भी नहीं है, C भी नहीं है, D आना चाहिए। देखो E0 ऊपर आ रहा है, स्मॉल r ऊपर आ रहा है, स्मॉल l ऊपर आ रहा है, नीचे R प्लस R1 और ये L भी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ये जो 12 मतलब आप जो 2015 का जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर D ऑप्शन इज करेक्ट वन। डन हुआ, चलो आगे देखो।
15 क्वेश्चन देखिए, 15 नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 2015 की एग्जाम होने वाली थी जो कैंसिल हो गई, उसका क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। ये लो भाई, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 4 मीटर है एंड रेजिस्टेंस 8 ओम, कैपिटल आर की वैल्यू 8 ओम है। बहुत बढ़िया। The resistance that must be connected in series with the wire and the accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire। ओहो, प्राइमरी सर्किट से सारा काम हो रहा है। देखो, ऐसा एक AB वायर है, एक अक्यूमुलेटर मतलब एक बैटरी सोर्स है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है। उस बैटरी सोर्स का ईएमएफ कितना है बच्चों? 2 वोल्ट है ना। और इस बैटरी सोर्स के साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बोल रहा है ना। इस वायर के साथ में सीरीज में है तो बस बैटरी सोर्स के साथ में भी सीरीज में है, कोई ना कोई की कनेक्टेड होगी और वो रियोस्टेट की बात कर नहीं रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट और बोल रहा है 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल्स टू 1 मिली वोल्ट, यही होता है। चलिए x होता क्या है? IR डिवाइडेड बाय L, दैट इज x एंड दैट इज 10 टू द पावर -3, यही है। चलिए I कहाँ से आएगा? तो बैटरी सोर्स देखिए, तो हमने बोला बैटरी सोर्स 2 वोल्ट का डिवाइडेड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है। सॉरी, इस वायर का रेजिस्टेंस इस बार कैपिटल R नहीं है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 8 ओम और इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो R है। ये बात ध्यान में रखना है ना। I पता चल गया, क्या बैटरी का वोल्टेज लिख लिया और टोटल रेजिस्टेंस लिख लिया, ऐसा ही करेंगे इनटू कैपिटल R। अब ये कैपिटल R क्या होना चाहिए बच्चों? ये लेंथ ऑफ सॉरी इसका AB वायर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। AB वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 8 है। L कितना है? 4 है। इज इक्वल्स टू वॉट? 1/1000 लिख दूँ क्या? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 2 आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। चलिए, और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे तो ये 4000 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू वॉट? 8 + R, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन में कहीं गलती है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, हमारे पढ़ने में गलती है। x की वैल्यू मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर भैया, तो ये 10 की पावर -2 का भी डिवाइड लग रहा है, तो ये 10 की पावर -1 हो गया, मतलब 1/10 हो गया। ये थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है, ये 40 आएगा। चलिए, तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 32 ओम लिख दूँ, पता चला? डन हुआ। तो चीज़ों को थोड़ा सा तरीके से इलेबरेट रखिएगा, इनको तरीके से सॉल्व कीजिएगा। वहाँ पर वो मैंने यूनिट गलत लगा दी थी, इस कारण दिक्कत हो गई है ना। चलिए, तो ये पता चला कितना आएगा आंसर इसका। तो क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, डायग्राम से काम हो जाएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2014 का है। सोचिए पोटेंशियोमीटर से कितने क्वेश्चन आए हैं। अ पोटेंशियोमीटर हैज़ बीन सेट अप for finding the internal resistance of given cell, internal resistance of given cell। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा भैया, अब आपको इस थ्योरी को पढ़ते हुए ही काम कर लेना है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है L1 L2 पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहा है। द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ एन EMF ऑफ 2 वोल्ट। मेन बैटरी का EMF कितना है? 2 वोल्ट है। यूज होता है क्या कहीं? मेरे हिसाब से नहीं होता। एंड ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर लॉन्ग। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है? 4 मीटर है। When the resistance capital R connected across the cells has value of infinite और 9.5 ohm। अब बच्चों ये थोड़ा समझना, सेकेंडरी का बात कर रहा है वो यहाँ पर। चलो ये डायग्राम बना हुआ, ये बना देता हूँ, ये बैटरी हटा देना। अरे यही सर्किट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। वो बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो पहली बार इनफाइनाइट ओम का है। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स इनफाइनाइट ओम का है तो क्या इससे करंट पास हो सकती है?
दुनिया में चांस ही नहीं है कि इससे करंट पास होगी। तो इससे अगर करंट पास नहीं होगी तो ये ओपन सर्किट हो गया क्या? ओपन सर्किट में इसके ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, पहले केस में की ऑफ की बात कह दी इनडायरेक्टली। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स ही इनफाइनाइट हो गया तो ऑटोमेटिकली की ऑफ की तरह ये बिहेव करेगा, कोई करंट पास नहीं होगी। तो पहले केस में जो बैलेंसिंग लेंथ देगा, इनफाइनाइट वाले केस में जो बैलेंसिंग लेंथ देगा वो L1 होगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। When resistance R is connected across the cell, the value of this resistance is infinite and the balancing length will be found 3 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है? When the value of resistance R which is connected in parallel with the battery is 9.5 ohm, the value of resistance R is 9.5 ohm। ठीक है, द बैलेंसिंग लेंथ विल बी 2.85। बताओ भाई ऐसा ही होता है क्या? कम हो जाती है बैलेंसिंग लेंथ, मीटर में है। वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बताओ कैलकुलेट होगा क्या? L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू कैपिटल आर। सारी वैल्यू दी हुई है, सॉल्व हो जाना चाहिए। हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। चलिए, तो इसका मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। जो भी ऑप्शन आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है या फिर नहीं है। नहीं, अब आगे एक ही क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है 2010 का है ना। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे करवा देना चाहिए। देखो डायग्राम आपको है ना थोड़ा अलग सा दिखाई देगा। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है 2010 का क्वेश्चन है। डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन तसल्ली से देखो और इसको अच्छे से बनाओ तो आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाई देगा। तो मैं ऊपर वाला सर्किट बना रहा हूँ बिल्कुल सीधा सीधा। इस तरीके के केस में ये क्या करते हैं, डायग्राम को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी नहीं है बच्चों। सिर्फ डायग्राम को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे जिससे आप घबरा जाएं, और अपन को घबराना नहीं है। ऊपर वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आपको। फिर ए बी वायर दिया हुआ है ना, ये ए और ये बी। फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और फिर एक और रेजिस्टेंस एक्स भी दिया हुआ है, और कनेक्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं। गैल्वेनोमीटर है, एक कनेक्शन यहां से निकाल रखा है और एक कनेक्शन यहां से निकाल रखा है। यहाँ पर अमीटर ए लगा हुआ है, एक बैटरी सोर्स यहाँ लगा देता हूँ, की लगा देता हूँ। ऐसा ही है 1, 2 और 3। क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से पढ़िए, सवाल बहुत सिंपल होगा, ये बात ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है? अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम एक्स लिखते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, k है बच्चों, है ना। वोल्ट पर सेंटीमीटर में, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बोल रहा है? एंड द अमीटर प्रेजेंट इनटू द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ। अब समझिए, टू वे की ये अगर स्विच ऑफ है तो इस अमीटर का रीडिंग, मतलब इस सर्किट में जो करंट पास हो रही है उसकी रीडिंग करंट आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, इस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। 1 एम्पियर करंट पास हो रही है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो होगा आई आर। आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू आर, तो ये आर ही हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरे के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एक्स है। क्या पता चल रहा है? ये मैं वी काय को बात कर रहा हूं क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर है भैया, वी कैलकुलेट करता है। तो एक बार तो इससे वी होगा और एक बार इससे वी होगा, जिस तरीके का क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूं। देखिए अब क्या बोल रहा है, द बैलेंस पॉइंट व्हेन द कीज बिटवीन टर्मिनल्स 1 and 2, when the key is between 1 and 2, बैलेंस पॉइंट। इस केस में जब ये दोनों कनेक्टेड है
ये दोनों कनेक्टेड हैं तो भैया सर्किट ऐसा जा रहा है यूं, समझ रहे हो। तो मतलब आपको इस V के लिए क्या मिल रही है, बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। कितनी बोल रहा है पहले केस में 1 और 2 के लिए, आर टू बी फाउंड L1 सेंटीमीटर, मतलब इस V के लिए इस वाले V1 लिख देता हूं और इसे V2, इस V के लिए ये है XL1 है ना। और फॉर 1 and 3 के लिए 1 and 3 में कनेक्शन ऐसा है बच्चों, यू 1 and 3 में कनेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, V2 होगा। V2 इज इक्वल्स टू कितना, XL2 लिख देता हूँ मैं, है ना, वो L2 दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रजिस्टर R and X इन ओम्स आर इक्वल रेस्पेक्टिवली, कितना होगा रे R और X का मान, वो पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल है, V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, R के बराबर है, और V2 की वैल्यू किसके बराबर है, R प्लस X के बराबर है, यही तो है। चलिए तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, XL1, X बराबर कितना है, K है, तो KL1, बताओ भाई आंसर मिल गया। चलिए फिर R प्लस X इज इक्वल्स टू XL2 है ना, तो X इज इक्वल्स टू क्या होगा, XL2 माइनस R मतलब XL1 लिख दूं पहले तो XL2 माइनस XL1, X को क्या ले लेते हैं कॉमन, L2 माइनस L1 लिख लूँ क्या, X क्या है, K है, तो हमने लिखा KL2 माइनस L1, दैट इज द ऑप्शन। R की वैल्यू KL1 और X की वैल्यू KL2 माइनस L1, इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा B ऑप्शन इज करेक्ट, KL1 एंड KL2 माइनस L1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पे नहीं आए हैं, लेकिन लगातार बहुत सारे सवाल आ गए इन दिनों में, बहुत सारे क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पे एक साथ ही आ गए। चलो एक क्वेश्चन 1999 का है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, ये क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। पोटेंशियोमीटर में हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।